वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सरदार नजाकत साहब ने हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और इनसे जानेंगे कि जो पीपल्स पार्टी और पीटीआई की कुर्बतों का जो एक जिक्र हो रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। थैंक यू वेरी मच सरदार नजाकत साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सवाल मेरा ये है कि पीपल्स पार्टी क्या कुछ पीटीआई के साथ मिलकर करने जा रही है? बड़ा अच्छा आपने वेलकम किया सुहेल आफरीदी साहब को। देखिए, एक तो सोहेल आफरीदी साहब की जो एक जो कॉन्स्टिट्यूशनली पोजीशन है, वो ज़ाहिर है एक सूबे के इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं। डेफिनेटली सिंध गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट हो, उसको उनको पूरी तरह से फैसिलिटेट करना पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि देखें, हम ये समझते हैं कि जब चीफ मिनिस्टर पंजाब या केपी अगर सिंध के अंदर आएंगे तो हम इसी तरह से वार्मली वेलकम करेंगे, ताकि एक गुड जेस्चर के तौर पे, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि पाकिस्तान के अंदर जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इससे जो चल रहा है, जैसा जैसा डेमोक्रेटिक सिस्टम चल रहा है, उसके जो नॉर्म्स हैं, हमने उनको सामने रख के आगे चलना है। तो इस बुनियाद के ऊपर हमने सीएम केपी को बहुत अच्छे तरीके से रिसीव किया, अजरक और इसकी हमने उनको अजरक टोपी का तोहफा दिया, सारी चीजें हुई। और उसके बावजूद कुछ रिजर्वेशन हमारी सिंध गवर्नमेंट को और पीपल्स पार्टी को हैं उनके ऊपर के, जिस तरह उन्होंने जो उनको रोड मैप दिया गया था उस पे वो पूरा नहीं उतर सके। लेकिन फिर भी चलो, हम ये समझते हैं कि गुड जेस्चर के तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पे सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब ने और उनकी पूरी टीम ने उनको वेलकम किया, और हमारी उनको दावत भी थी कि आए सीएम सिंह के साथ बैठे मुलाकात करें। हम ये चाह रहे हैं कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपनी जगह, लेकिन सियासत के जो नॉर्म्स हैं, जो रिस्पेक्ट है, जो उनकी ज़ाहिर है सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं, हमें उनको पूरी तरह से रिस्पेक्ट करना चाहिए और उनको फैसिलिटेट करना चाहिए। अच्छा, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की आज के दिन की स्टेटमेंट आई है, मैं आपके सामने रख देती हूँ। आई एम श्योर आपने देखी होगी। वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी सिंध में भारी अवामी अक्सरियत से इक़्तिदार में आई है, हुकूमत संभालते ही मुतअद्दिद संगीन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। फिर वो कह रहे हैं कि मुश्किलात का मुकाबला मौसर हिकमत अमली से हुआ है। अवामी फलाह की उन्होंने बात की है, इंफ्रास्ट्रक्चर और सेहत की बात की है। किन संगीन चैलेंजेस की बात की जा रही है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और विफाक के दरमियान कोई इस वक्त जो है मामला के तरह कोई सही समत में नहीं जा रहे हैं ज़ाकत साहब? देखें, जो भी छोटे सूबे हैं, डेफिनेटली उनकी अपनी ग्रीवेंसेस रिजर्वेशन मौजूद होती हैं। अनफॉर्चुनेटली पंजाब पाकिस्तान का सबसे सूबा है। हम ये समझते हैं कि बुनियादी तौर पे, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि पंजाब को हमेशा एक स्पेशल ट्रीटमेंट दी गई और उसको पूरी तरह से फैसिलिटेट किया गया। जिस तरह का सूबा सिंध, बलूचिस्तान और केपी को होना चाहिए था, उस बुनियाद के ऊपर मैं नहीं समझ रहा कि उस तरह इक्वली ट्रीट किया जाता है। कुछ हमारी डेफिनेटली वफाक से रिजर्वेशन होती है, लेकिन वो रिजर्वेशन कुछ इस बुनियाद के ऊपर नहीं होती कि खुदा ना खास्ता कोई हम हुकूमत से अलग होने जा रहे हैं या कोई इस तरह की कोई बात होगी, या जो अपनी रिजर्वेशन होती हैं, जो अपने ग्रीवेंसेस होती हैं, वो हम वफाक सामने रखते हैं। पहले भी उसको एड्रेस किया है वफाक ने, हम उनके शुक्रगुजार हैं। और अब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन डॉक्टर जरदारी साहब ने जो अपनी रिजर्वेशन शो की, हम उम्मीद करते हैं कि वफाक एनएफसी अवार्ड और बाकी जितनी चीजें जिस तरह पंजाब को फैसिलिटेट किया जाता है, इसी तरह सिंध को फैसिलिटेट किया जाएगा और पाकिस्तान के चारों सूबों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के चारों सूबों के अलावा गिलगित बल्तिस्तान को, फाटा का जो इश्यूज हैं उसको, और आज़ाद कश्मीर के जो भी इश्यूज हैं उनको इमीडिएटली वफाक इसको रिजॉल्व करेगा। क्योंकि देखें, हम लोग ज़ाहिर एक फेडरेशन में रहते हैं और फेडरेशन इसी सूरत में एक स्ट्रेंथन हो सकती है जब पाकिस्तान के सूबे और पाकिस्तान के जो यूनिट्स हैं वो सारे स्ट्रेंथन होंगे। तो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि वफाक को इस चीज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत है, और जो 18वीं तरमीम में जो भी हमारी जितनी भी चीज़ें रेगुलेशन हुई है उसके ऊपर मन ऑन उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए और उनके ऊपर इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। कुछ चीज़ों के ऊपर हमें डेफिनेटली एतराज़ है, वो हम वफाक के सामने रखते हैं, लेकिन ये छोटी मोटी चीज़ें चलती हैं। हम पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए और इस मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट के लिए इस हुकूमत के साथ है और इसको हम पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं।
ठीक है, आई आई एग्री कि जिस तरह से पीपल्स पार्टी ने पीटीआई का भी इस्तेमाल किया, जो दीगर बातें आपने रेज की, मैं वो उन बातों से किसी हद तक मुतफिक हूँ। लेकिन अगर हम देखें कराची की जो ओवरऑल पॉपुलेशन है, अराउंड 20 मिलियन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और उसमें सुहेल आफरीदी एक नए इलेक्टेड वजीर आला का आना, पीटीआई पर इतनी पाबंदी होती सख्ती के बावजूद उनको प्रॉपर उस तरह से वो ऑब्वियसली जलसा या क्राउड नहीं इकट्ठा कर पाए, लेकिन जिस तरह नुमाइश चौरंगी पर हुआ, 20-25 हजार का एक क्राउड हुआ, उन्होंने अपनी जो भी बात थी सामने रखी। आप नहीं समझते कि ये भी एक मैसेज था? इसको सक्सेसफुल कहा जा रहा है, इसको भी पावरफुल कहा जा रहा है कि कराची जैसे शहर में जहां पर दहाइयों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वहां पर सुहेल आफरीदी साहब का आना और 20-25 हजार का क्राउड इकट्ठा करना एक अच्छा शो था। देखिए, मैं जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, मैं डेफिनेटली मैं एक ग्रास रूट लेवल का मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के अंदर एक हकीकत है, उसको हमें तस्लीम करना चाहिए। हमें ये चीज़ मानना चाहिए कि उनके पास एक स्टेट पावर मौजूद है, न कि सिर्फ सिंध के अंदर बल्कि पाकिस्तान के सारे प्रोविंस के अंदर उनकी स्टेट पावर मौजूद है। और डेफिनेटली अगर वो अपनी पावर यहाँ पे आके एक्सरसाइज करते हैं, उसको अपना स्ट्रीट पॉलिटिक्स करते हैं, तो हम उनको वेलकम करते हैं। और मैं इस चीज़ को खुले दिल के साथ, खुले दिमाग के साथ तस्लीम करता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आने वाले इलेक्शन में भरपूर तरीके से सिंध में इलेक्शन लड़े, हम उनको वेलकम करते हैं। और बाकी भी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज सिंध के अंदर इलेक्शन लड़ती हैं, पीर पगाड़ा साहब हैं, एमक्यूएम के दोस्त हैं, बाकी जितनी पॉलिटिकल पार्टी हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी है, जितने लोग हैं वो इलेक्शन लड़ते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कॉम्पिटिटर होते हैं, हम उनको हमेशा वेलकम करते हैं। और मैं आपके चैनल के तवज्जुह से पीटीआई के तमाम लीडरशिप से ये बिल्कुल उनको ये ऑफर करता हूँ कि आए फ्रीली आके सिंध में अपनी इलेक्शन कैंपेन करें, पार्टी को रीऑर्गेनाइज करें। इससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी खौफजदा नहीं होती। इसी तरह मैं आपको बताऊं कि केपी के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिर्फ एक बहुत खौफ बड़ी सदा स्ट्रेंथ नहीं होते हुए तो मौजूद है। पंजाब में भी नहीं जलसा करने दिया जाता है, वहां पर भी सलूक हमने देखा, कराची में भी उस तरह से नहीं करने दिया, तो कहीं ना कहीं तो खौफ मौजूद है। देखिए, पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई ऐसी हर्डल्स नहीं हुई है, मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ। लेकिन जो पीटीआई के लोगों ने यहाँ पे जो उनको रोड मैप दिया नहीं, गया है ना, हैदराबाद तो में पावर शो हो गया था, हैदराबाद में बिल्कुल ताकत का मैं मुजाहरा वही हो मैं गया आपको था। बता रहा हूँ कि जो जो इंतजामिया के साथ उनके मामला तय थे, अनफॉर्चुनेटली वो उस पे जाहिर है लॉ एंड ऑर्डर का अगर इश्यूज होंगे तो उसके ऊपर जाहिर है गवर्नमेंट अपना एक स्टैंड रखती है, और उसके ऊपर हम लोग अपनी एक जाहिर है एक कानून के मुताबिक हम उस पर कार्रवाई भी करते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अच्छा शो हुआ है, बेहतर अंदाज से उन्होंने कैंपेनिंग की है, आइंदा भी करें, हम उनको वेलकम करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ समेत पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को वेलकम करती है कि वो जहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वोटर सपोर्टर हैं, अगर वो आके वहाँ पे अपनी पार्टी को रिवाइवल की तरफ लेके जाएंगे, अपनी पार्टी की कैंपेन करेंगे, अपने जो उनके स्लोगन्स हैं, उनका मैनिफेस्टो है, अगर उसको करने की कोशिश करेंगे, तो पीपल्स पार्टी ने डे वन से इसके ऊपर बिलीव है कि हम पाकिस्तान के अंदर जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसके मुताबिक हम तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को वेलकम करते हैं। जहां तक आपने पर्टिकुलरली ये सीएम ठीक है, केपी प्रोग्राम का की चूंकि बात टाइम की है। टाइम भी कम है, नजाकत साहब चूंकि प्रोग्राम का टाइम भी कम है, तो मैं ये भी सवाल आपके सामने रखना चाहूंगी। मैं चाह रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आपसे पॉइंट्स में वो उन पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू लूं। एक तो जो ऑपोजिशन लीडर की तैनाती का मामला है, मैं इस पर भी आना चाहती, चूंकि टाइम कम है, क्लोजिंग की तरफ भी बढ़ना है। इस पर भी कमेंट कीजिएगा कि मुसलसल इसमें बड़ी ताखीर हुई, पार्लिमानी निजाम भी देखते हैं कि उस तरह से स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन नहीं होती है। महमूद खान अचकजई साहब की क्या प्लान्स आपको लग रहे हैं, क्या टास्क आपको लग रहा है कि उनके आने के बाद जो है वो क्या हो सकता है? देखें, इसमें तो कोई इशू नहीं है। मैं बल्कि कुछ दिन पहले अखबारात में पढ़ रहा था कि जी मेरे ख्याल में 2-3 दिन में इस चीज का फैसला हो जाएगा। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, पीटीआई के अंदर इस वक्त बहुत बुरी तरह से ग्रुपिंग मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग महमूद खान अचकजई साहब को अपोजिशन लीडर नहीं बनाना चाहते, कुछ लोग उनको बनाना चाहते हैं। एक ग्रुप ऐसा है कि जिन्होंने अपनी तरफ से किसी कैंडिडेट का नाम दिया हुआ है। ये तो जाहिर है अपोजिशन की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये उनका उनका डोमेन है कि वो किसको नॉमिनेट करते हैं, और जो उनकी जो एक्सरियत होगी वो किसके साथ होगी, वो किसको ज्यादा वोट मिलेंगे और अपोजिशन लीडर बनेगा। बात ये कि मेरे ख्याल में स्पीकर साहब को इसमें जल्दी करनी चाहिए। माजी के अंदर आपको याद होगा कि जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर थी, तो उस वक्त भी हमने
جو لیڈر آف اپوزیشن تھا، ڈے 1 سے ہم نے اس کا نوٹیفائی بھی کیا تھا، اور ہم ہمیشہ اپوزیشن کو زندہ و تابندہ دیکھنا چاہتے ہیں. اس کی مثال سندھ کی دیکھ لیں کہ جب بھی سندھ کے اندر گورنمنٹ بنی تو اپوزیشن لیڈر کا کبھی ایشو نہیں ہوا. جس کے پاس اپوزیشن کا مینڈیٹ ہوتا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ان کے مینڈیٹ کا احترام کیا ہے. اب بھی میں آپ کے چینل کے توسط سے حکومت پاکستان سے، خاص کر اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپوزیشن کو فوری طور پہ، لیڈر آف اپوزیشن کو نہ صرف نوٹیفائی کیا جائے بلکہ اس کو پوری طرح سے اپوزیشن کا جو پروٹوکول بنتا ہے اس کے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، تاکہ پاکستان کے اندر جو ڈیموکریٹک سسٹم چل رہا ہے اس کو ڈیریل ہونے سے بچایا جا سکے، اس کو اسٹرینتھن کیا جا سکے. تو اپوزیشن لیڈر تو میرے خیال میں بہت ضروری ہے پاکستان کے اندر. بہت بہت شکریہ. پروگرام میں ہمارے ساتھ سردار نزاکت پاکستان پیپلز پارٹی سے موجود تھے، سیاسی صورتحال منظرنامے کے اوپر کا پوائنٹ آف ویو رکھ رہے تھے. تو ایک جانب جو ہے پاکستان میں دیکھ رہے ہیں خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی کے معاملات ہیں، وہ اپنی پاکستان تحریک انصاف اسٹریٹ موومنٹ کی بات کر رہی ہے. دوسری جانب جو ملک کی اکانومی ہے اس کے اوپر مختلف سرویز رپورٹ سامنے آ چکی ہیں، اس میں سخت ریفارمز کی ضرورت ہے. ساتھ ہی ساتھ جو عالمی منظرنامہ ہے وہاں سے کوئی بڑی خاص اچھی اطلاعات نہیں آ رہی ہے. خاص کر اگر ہم اس خطے کی بات کریں، ہمارے ہمسایہ ملک میں بھی جو ایران ہے، امریکہ وہاں پہ کیا کرنے جا رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے، اسے اس خطے کی سیاست پر کیا اثر ہوگا، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. اگلے ہفتے اس کو ڈسکس بھی کریں گے. ویکینڈ ہے، انشاءاللہ منڈے کو آپ سے ہوگی ملاقات نئے پروگرام کے ساتھ، نئے مہمان کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.